आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आप सभी ने देखा हुआ है, जो लोग एक सही जानकारी नहीं देते, बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी आपको देते हैं, सही गाइडेंस आपको नहीं देते, उन लोगों के सब्सक्राइबर कितनी तेज़ गति से बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी सटीक मिल रही है, मोटिवेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, मार्गदर्शन आपको सबसे अच्छा मिल रहा है, तब भी अभी तक हमारा चैनल 1 लाख तक नहीं पहुँचा है। आपसे निवेदन है, हमारी ये मुहिम है कि जल्द से जल्द सक्सेस क्लासेस परिवार 1 लाख सब्सक्राइबर को पार करे। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम त्रिभुज नाम के चैप्टर को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी आधारित है और जो भी कंसेप्ट हो सकते हैं, जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, उनको सभी को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से हम इन सभी को कवर करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो भी इस चैप्टर से प्रश्न बने अच्छे से हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो अभ्यर्थी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आप ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और 15 तारीख को पुनः एक वर्ग 3 का पीवाईक्यू आधारित मॉक टेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। लगभग 1 जून को आपने लगाया, 8 जून को लगाया, अब लगभग जून के 15 दिन का समय हो गया है। अब आप रिवीजन करिए जितना समय है आपके पास, और 15 जून को आपको पूरी एनर्जी के साथ में तैयार रहना है, अच्छा प्रयास करना है, अच्छा आपको परफॉर्मेंस करना है। चलिए एक-एक करके हमने ये समझ लिया। टेलीग्राम पर आपको उसके संबंध में जानकारी मिल जाएगी और बाकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहाँ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा और जो पीवाईक्यू वाली वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम ऑफ कर देते हैं और जो भी टेस्ट सीरीज के संबंध में है, आप यहाँ पे सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे जा करके आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है और बहुत ही अच्छा आप अपने एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको हम हटा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, अब हम आज त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी आपको होगी। टेलीग्राम चैनल है, जो भी अपडेट रहती हैं, पीडीएफ रहती हैं, नोटिफिकेशन रहते हैं, वो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, जो भी अपडेट्स होती हैं पाने के लिए सबसे पहले पहले तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और ये वर्ग 3 मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बताया। सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा, विस्तृत व्याख्या आपको देखने को मिल रही है। बाइलिंगुअल कंटेंट है, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, पीवाईक्यू शामिल हैं। बहुत शानदार तरीके में आपके सामने प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या को रखा गया है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, यहाँ से अभ्यास कीजिए, निश्चित तौर पे आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस क्लासेस सर्च करिए, आपको हमारा ये वाला लोगो देखने को मिल जाएगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इंस्टॉल कीजिए। चलिए, आज हम करने जा रहे हैं त्रिभुज। ठीक, और त्रिभुज को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि आपके त्रिभुज संबंधी जो भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएं। हम एनसीईआरटी आधारित चीज़ों को कवर कर रहे हैं और आपको पता ही है कि एनसीईआरटी आधारित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आज का चैप्टर है त्रिभुज और त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। त्रिभुज में 3 साइड्स होती हैं। एक बंद आकृति होती, 3 भुजाओं द्वारा मिलकर बनने वाली एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, 3 साइड्स के द्वारा एक क्लोज्ड फिगर बनता है, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज में, एक सेकेंड, त्रिभुज की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक कंडीशंस है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, अब देखिए ये त्रिभुज हमने बनाया, बी ए बी और ये सी। इसकी 3 भुजाएं हो गई। कौन कौन सी 3 भुजाएं? ए बी, बी सी और ए सी, 3 भुजाएं हो गई। मतलब साइड्स की बात करें हम, भुजाएं कितनी होती हैं? भुजाएं कितनी होती हैं? 3। यदि हम शीर्ष की बात करें, वर्टेक्स की बात करें, ये वर्टेक्स कितने हैं? शीर्ष यानी वर्टेक्स, शीर्ष। वर्टेक्स कितने हैं? 3 वर्टेक्स हैं। ठीक, कोण भी कितने हैं? कोण है 3।
1 2 3। कोण कितने हैं? एंगल्स कितने हैं? एंगल्स भी आपको देखने को मिलेंगे 3। त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सभी आंतरिक कोणों का योग। त्रिभुज के, यहाँ लिख दे रहा हूं, त्रिभुज का सिंबल बना रहा हूं। त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी के बारे में भी हम जानते हैं, जो इंटरनल एंगल्स होते हैं सभी का योग 180 डिग्री होता है। अब आज हम मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सर्वांग सम आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वांग सम का अर्थ क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है? सभी प्रकार से बराबर, आकार में भी बराबर, माप में भी बराबर, शेप एंड साइज बराबर होना चाहिए। क्या? शेप एंड साइज। कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे पहले हम, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपको इसका मीनिंग पता नहीं चलेगा तब तक आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम। कॉन्ग्रुएंट के लिए इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। सर्वांग सम का मतलब क्या है? शेप एंड साइज, शेप, इसे ऊपर कर लेते हैं, शेप एंड साइज, साइज क्या हो? सेम हो, समान हो। आकार, आकार और माप, आकार एंड और माप, आकार और माप क्या हो? समान हो, समान हो। तो हम कहेंगे वह आकृति सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। आपको इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए, हिंदी में भी पता होना चाहिए, और यदि हिंदी माध्यम से हो तो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मेरा कहने का मतलब है, कॉन्ग्रुएंट हर प्रकार से बराबर। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज ये बनाया, और एक बिल्कुल सेम टू सेम त्रिभुज इसके जैसा बना दिया। मतलब 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी 60 डिग्री का 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 कोण, हर प्रकार से बराबर, सभी भुजाएं भी बराबर, सारे कोण भी बराबर। हम कहेंगे वह आकृति कॉन्ग्रुएंट है। एक और प्रकार से आप समझ सकते हो, आपके पास जो मोबाइल फोन है, मैं आपसे कहूं आपके पास जो मोबाइल फोन है उसकी सेम टू सेम फोटोकॉपी, एक और वैसा का वैसा मोबाइल फोन, यह सर्वांग सम कहलाएंगे दोनों मोबाइल फोन। आपके पास में एक पानी की बोतल है, मान लीजिए पानी की बोतल आपके पास मिल्टन की आपके पास बोतल है, और दो बिल्कुल सेम टू सेम आप मंगाते हो, ऑर्डर करवाते हो, तो दोनों सर्वांग सम रहेंगी, एक सी रहेंगी। एक सी रहने का मतलब उनकी साइज भी उतनी ही हो, आकार भी वैसा हो, हर प्रकार से वो बराबर हो, अब उनको हम सर्वांग सम कहते हैं। अब एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर्वांग सम और समरूप में, सिमिलर में। सर्वांग सम, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट, और एक होता है समरूप, समरूप, इसे हम सिमिलर कहते हैं, इसे हम सिमिलर कहते हैं। सर्वांग सम का तात्पर्य हर प्रकार से, देखो, सर्व अंग सम, सारे अंग समान, हर एक अंग समान रहेगा, उसी को हम सर्वांग सम कहेंगे। मैंने मान लीजिए एक व्रत बनाया 5 सेंटीमीटर रेडियस का, बिल्कुल ऐसा का ऐसा व्रत मैं यहां पे बना दूं, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम 5 सेंटीमीटर का। ये कितनी रेडियस का है? 5 सेंटीमीटर का। और ये वाला भी मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर का। आपने दो व्रत बनाए, बिल्कुल एक से हैं, दोनों एक से हैं, तो उन्हें हम कहेंगे सर्वांग सम, हर प्रकार का अंग उनका समान है। समरूप में क्या रहेगा? इसमें दिखने में तो एक से रहेंगे, लेकिन इनका आकार अलग अलग हो सकता है। देखो आप, ये छोटा है ये बड़ा है, इसकी रेडियस मान लो 2 है, इसकी रेडियस 5 हो गई है। ये समरूप तो हैं, दिखने में एक से तो हैं, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है, इनका हर एक अंग समान नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, बस ये दिखने में समान है। तो आपको ध्यान रख, सर्वांग सम का मतलब बिल्कुल वही का वही, समरूप का मतलब उसके जैसा, उसके जैसा। जैसे एक और उदाहरण के द्वारा समझो, आप दो मोबाइल फोन को कंपेयर करो, आप दो अलग अलग मोबाइल फोन को आप कंपेयर करोगे,
तो वो आपको समरूप अलग-अलग कंपनी के मोबाइल को आप कंपेयर करोगे, वो समरूप नज़र आएँगे। लेकिन जब एक ही कंपनी के आईफ़ोन 16 को आप कंपेयर करोगे, तो वो एक से मोबाइल हैं, बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा उनमें रहेगा। क्लियर है? ये समझ गए। आपके पास जो पेन है, आप जो पेन आपके पास पेन नहीं होगा अभी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी क्या देख रहे होंगे, आप ठीक है, फ़ैन देख रहे होंगे, आपके पास पंखा लगा हुआ है आपके घर पे। मैं आपसे कहूँ यही पंखा बिल्कुल इसी कंपनी का, इसी साइज़ का एक और पंखा आ जाए, तो आप मुझे ये बताइए, ये सर्वांग सम हो जाएँगे या नहीं? क्योंकि वही का वही हमने कट कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल उसी को फ़ोटोकॉपी हमने कर दिया, उसे हम सर्वांग सम कहेंगे। समरूप में उसके जैसा, आकार में छोटा-बड़ा हो सकता है। आशा करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ आई होगी और भी चीज़ों के द्वारा हम समझेंगे, हम मेन फ़ोकस हमारा कॉन्ग्रुएंट पे है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हर प्रकार से एक साथ, सभी प्रकार से बराबर इक्वल होना चाहिए। आकार में भी समान और साइज़ में भी समान, माप में भी समान। एक ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर हम मेन कांसेप्ट एंड रिजल्ट देखेंगे। सर्वांग सम होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कसौटियाँ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, उनको समझेंगे हम। यदि इनको हमने समझ लिया, फिर काम बन गया हमारा। यहाँ से प्रश्न बनता है इन 4 कसौटियों से। अब देखिएगा, त्रिभुज और उसके भाग त्रिभुजों की सर्वांग समता और शीर्षों की संगतता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, नियम। कुछ नियम होते हैं, कुछ कसौटियाँ, कुछ क्राइटेरिया, कुछ रूल्स, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि वह मैच कर गई, तो हम कहेंगे वह चीज़ सर्वांग सम है, एक सी है, समान है, बिल्कुल हर प्रकार से बराबर है, तभी कहेंगे। साइड एंगल साइड मिल जाए, एंगल साइड एंगल मिल जाए, साइड 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 मिल जाए, राइट आरएचएस मिल जाए। आरएचएस का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण और एक भुजा, ये हमें बराबर मिल जाए। ये ऐसे को हम एंगल एंगल साइड भी कहते हैं। मैं इनको याद भी करवाऊंगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा। देखो, पहली बात तो इनको हम समझेंगे भी अच्छे से, चिंता की बात नहीं है। यदि हम बात करें पहले नंबर, हम साइड 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 की बात कर लेते हैं। साइड 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 का मतलब आप सभी जानते हैं, आप त्रिभुज बनाइए पहली कंडीशन में। आपने बनाया त्रिभुज, आपने बना लिया त्रिभुज। आप जानते हैं कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। ए, बी, सी। ए बी, बी सी और ए सी, ये भुजाएं हैं। और कोण कौन से हैं? ये कोण, एक ए, कोण बी, कोण सी। 6 चीज़ आपके पास है, इनमें से 3 चीज़ों को जोड़ोगे तो आपको ये रूल मिलेंगे, लेकिन वो कुछ फिक्स रूल हैं। हर किसी रूल को हम नहीं ले सकते। क्लियर? अब जैसे हम साइड 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 को लें, मैं आपसे कहूँ आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और मैं एक और यहाँ पे यही का यही ले लूँ, इसकी भुजाएँ भी 5-5 की हैं, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। इस प्रॉपर्टी से साइड, 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 इसकी सभी भुजाएँ 5-5 सेंटीमीटर की, इसकी सभी भुजाएँ भी 5-5 सेंटीमीटर की। तो हम कहेंगे साइड, साइड, साइड के द्वारा ये सर्वांग सम है। साइड, साइड, साइड के द्वारा ये सर्वांग सम है। अब यदि हम बात करें, यहाँ पे शायद आपको डायग्राम के द्वारा थोड़े छोटे-बड़े लग रहे होंगे, एग्ज़ैक्ट नहीं बन पा रहा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा, सभी बराबर थे। अब हम बात करें साइड एंगल साइड की। साइड एंगल साइड मतलब 2 साइड और उनके बीच का एक एंगल, जैसे ये 5 और ये एक एंगल ले लिया। यह 5 और उनके बीच का एंगल ले लिया। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के थ्रू। और एक है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल में क्या हो जाएगा? दो एंगल के बीच में एक साइड आ जाएगी, दो एंगल के बीच में एक साइड आ जाएगी, दो एंगल ये और इनके बीच की एक ये भुजा, दो एंगल, दो एंगल इनके बीच की भुजा। तो ये साइड एंगल साइड से भी ये सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम मतलब बिल्कुल एक से दोनों, फोटोकॉपी, सेम टू सेम। ठीक है? और हम बात करें आरएचएस में क्या होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है। कैसे? जैसे आपने ये एक त्रिभुज बनाया, एक ये 90 डिग्री का मिल गया, आर मतलब राइट एंगल समकोण, आर मतलब राइट एंगल, इट मीन्स समकोण, इट मीन्स समकोण, आर हो गया। फिर एच है, एच मतलब कर्ण, हाइपोटेन्यूज,
ठीक, कर्ण हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक, ये कर्ण हो गया। और एक एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, भुजा। ये इंग्लिश में ही याद रखना है आपको। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भुजा, कोण, भुजा, कोण, भुजा, कोण, भुजा, भुजा, भुजा। इसे क्या बोलेंगे? समकोण, कर्ण, भुजा। क्लियर है? इंग्लिश में ही होना चाहिए क्योंकि आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो बिल्कुल इंग्लिश में मिलते हैं। क्लियर है? तो एक कर्ण भी हो गया और एक साइड ले लो कोई सी भी आप। तो जब भी हम दो त्रिभुजों को कंपेयर करेंगे, जब भी दो त्रिभुजों को कंपेयर करेंगे, उनका एक कोण 90 डिग्री का मिल जाए, 90 डिग्री का मिल जाए, एक समकोण बराबर मिल जाए और एक भुजा बराबर मिल जाए, तो हम कहेंगे RHS प्रॉपर्टी से वह सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग सम की बस इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना। अब याद करने का तरीका, क्योंकि कई बार प्रश्न इनसे ही बनता है, ये याद नहीं रहती, इनमें कंफ्यूज होते रहते हैं अभ्यर्थी, कंफ्यूज होते रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो याद कर लो, सास, साइड एंगल साइड, सास, एक सास है, एक असा है, एक असा है। इसी कई बार इस असा को, कई बार इस असा को एंगल साइड एंगल को एंगल एंगल साइड भी लिख देते हैं। एंगल एंगल साइड मतलब आस लिख देते हैं, आस है, सास से आस, ऐसे याद करो। ठीक, सास, आस, असा। और ये साइड 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 का याद ही रहेगा और RHS आपको याद ही रह जाता है क्योंकि थोड़े से ये यूनिक है, यूनिक है। ध्यान रखिएगा, एंगल एंगल एंगल, ये कसौटी, ये रूल नहीं है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, सर्वांग समता के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर अभ्यर्थी इसको कर जाते हैं, गलत है, ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, ये सर्वांग सम नहीं होंगे। देखो, समान दिख रहे हैं, समरूप सिमिलर टाइप के लग रहे हैं, लेकिन इनके कोण जो है ना, समान हो सकते हैं, लेकिन इनकी भुजाएं कहाँ समान हो पा रही हैं? आप खुद देखो, ये इतना सा, ये इतना बड़ा, कोण इनके जरूर समान हो सकते हैं। तो इसलिए एंगल 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 प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाता। ये ध्यान रखिएगा, काफी सारे अभ्यर्थियों को लगता है कि साइड 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 है तो एंगल एंगल एंगल, कोण 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 भी पॉसिबल होगा सर्वांग समता में, नहीं। एंगल 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 ये समरूपता में पॉसिबल होता है, समरूपता में। और समरूपता का थोड़ा कंसेप्ट मैंने ऊपर बताया, उसमें एंगल एंगल भी चल जाता है समरूपता में। बस ये एक यूनिक है जिसकी वजह से आप गलतियां कर बैठते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, एंगल एंगल हो, एंगल 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 हो, ये समरूपता के लिए होगा, सिमिलरिटी के लिए होगा, समरूपता, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। ठीक, कॉन्ग्रुएंट नहीं। क्लियर है? ये आपको सास, हास, असा, असा। अब ये असा याद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? असा याद रहेगा। क्लियर है? ये चीज समझ गए? आशा करता हूं कि आपको ये चार प्रॉपर्टीज मेन है वो क्लियर हुई होंगी। चलिए, इनसे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांग समता की कसौटी क्राइटेरिया नहीं है। एक प्रश्न बनेगा भी है, नीचे देखेंगे उसको भी। अभी हम थ्योरी को समझ रहे हैं ताकि आप जो प्रश्न है उनको और अच्छे से समझ पाओ। अब यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक त्रिभुज की बराबर भुजाएं, मान लीजिए त्रिभुज बनाते हैं हम, ये हमने त्रिभुज बनाया, नाम दे दो ABC, ABC। त्रिभुज ABC की बराबर भुजाएं, मान लो AB बराबर है AC के, AB बराबर, AB बराबर AC है। तो जब AB बराबर AC है तो उनके जो सम्मुख कोण होंगे ना, जो अपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे AB के सामने वाला कोण मुझे बताइए, AB के सामने कौन दिख रहा है? AB के सामने कौन दिख रहा है? कोण C दिख रहा है। और इस AC के सामने कौन दिख रहा है? B दिख रहा है। इसको सीधा करते हैं, क्या दिख रहा है? B। AB के सामने वाला कोण एंगल C और AC के सामने वाला कोण एंगल B। ये आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। मतलब जो समान भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण भी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मैं आपसे कहूं AB और AC बराबर हैं, तो AB के सामने C और AC के सामने B, B और C भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? समझ गए होंगे आप ये। मैं यदि आपसे कहता, इसी में मैं आपसे कहता, फिर से समझ लेते हैं, A B C, मैं आपसे कहता AB
और बीसी भुजाएं बराबर हैं, तो आपस में कौन से कोण बराबर होंगे? तो आप कहेंगे कोण सी बराबर कोण ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण है? अपोजिट में कौन सा है? सी है। और बीसी के सामने कौन सा है? ए। तो ये बराबर। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी थी। अब एक और है यहाँ पे ये वाला, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा। अब आपको उल्टा दिया गया है, यहाँ पे करते हैं इसको, जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट। नाम देते हैं ए बी सी। अब मैं आपको बराबर दे रहा हूं जो कोण बी बराबर कोण सी, गिवन, इसमें गिवन, इसमें लिख रहा हूं गिवन, ये गिवन था। ठीक, तो ये आप अपना ये निकल आया। यहाँ पर दिया है, दिया है आपको, मैं यदि एंगल बी बराबर एंगल सी लिख दूं, एंगल बी बराबर एंगल सी लिख दूं, तो आप कहेंगे एंगल बी के सामने ए सी है और एंगल सी के सामने ए बी है। ए बी बराबर ए सी यहां से निकल आएगा। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। मतलब एंगल बी के सामने कौन था? ए सी। एंगल सी के सामने कौन है भाई? ए बी। तो आपस में ये भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। क्लियर? अगला बिंदु है, दो दिए हुए बिंदु से समदूरस्थ एक बिंदु उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। एक प्रॉपर्टी समझ लो आप। मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बना लेते हैं। दो दिए हुए बिंदु से ए बी सी, दो दिए हुए बिंदु मान लो बी और सी हैं, समदूरस्थ एक बिंदु, ये जो बिंदु ए है ना, बराबर दूरी पर है, मतलब बराबर दूरी पर है, ये बराबर। उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना, ये लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। इस प्रकार से हम इसको ऐसे ज्वाइन करें, ज्वाइन करें, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये आपस में बराबर रहेंगे। बस इस प्रॉपर्टी को याद रख लो, और कुछ नहीं है, कि यदि दो बराबर भुजाएं हैं, इस प्रकार से हम एक लंब डाल दें, लंब समद्विभाजक डाल दें। लंब समद्विभाजक का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इनको बराबर कट करेगा। इन अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज में, अब ये वाली प्रॉपर्टी भी, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती। मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बनाया, ये कोण बड़ा है, ए ए बी सी। मान लो ये 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का कोण है, सबसे बड़ा कोण एंगल ए है। इसके सामने वाली जो भुजा होगी ना, वह बड़ी होगी। सबसे बड़ी भुजा, मैं आपसे कह दूं कि एंगल ए का मान 110 डिग्री दिया गया है, तो सबसे बड़ी भुजा बताइए कौन सी होगी? तो आप खुद कह देंगे एंगल ए यदि 110 डिग्री है, तो उसके सामने कौन सी भुजा बनेगी? बीसी बनेगी। तो ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। वैसे ही इसी का अपोजिट भी चलता है, इसका अपोजिट भी चलता है, ए बी सी। लंबी भुजा का सम्मुख कोण, मैं आपसे कहूं, जो बीसी भुजा है ना, ये जो बीसी भुजा, ये सबसे लंबी भुजा है। यदि बीसी सबसे लंबी भुजा है, तो इसके सामने जो कोण बनेगा ए नाम का, वो सबसे बड़ा होगा, बी और सी की तुलना में बड़ा होगा। कितने डिग्री का होगा कहेंगे नहीं, लेकिन इतना कम कंफर्म है कि बी और सी की तुलना में बड़ा होगा, क्योंकि बीसी भुजा बड़ी है और इसके सामने का कोण हमें पता है बड़ा होता है। ये प्रमेय है। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये भी आपको समझने वाली चीज है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। किन्हीं दो भुजाओं का योग, अब देखो, एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ये हमने त्रिभुज बनाया, चलो यहाँ बना लेते हैं। ठीक, ये त्रिभुज बनाया, ए बी सी। अब इसमें दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। दो भुजाएं आप ए बी ले लो, ए बी प्लस बी सी ले लो। दो भुजाओं का जो योग है हमेशा बड़ा रहेगा तीसरी भुजा से, मतलब ए सी से बड़ा। आप कोई सी अन्य दो भुजाएं ले लो, ए बी प्लस, यहाँ लिख लेते हैं, ए बी प्लस आप ए सी ले लो,
इन दो भुजाओं का योग किससे बड़ा रहेगा? BC से बड़ा रहेगा। वैसे आप तीसरी कंडीशन में ले लो, आप BC ले लो और आप AC ले लो। इन दो भुजाओं का योग हमेशा किससे बड़ा रहेगा? BC और AC। इस AB से, अकेली भुजा से तो बड़ा ही रहेगा। क्लियर है? वैसा का वैसा उल्टा भी, नेगेटिव वाला भी चलता है। नेगेटिव वाले में दो भुजाओं का अंतर, इन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर है तीसरी भुजा से छोटा होता है। यदि यहाँ पे सम की जगह डिफरेंस आ जाता, क्या आ जाता? डिफरेंस आ जाता, तो यहाँ पे जो ग्रेटर लिखा है ना, इसकी जगह स्मॉलर आ जाता, स्मॉलर आ जाता। क्लियर? समझेंगे, समझेंगे कैसे? इस दो भुजाओं का अंतर ए बी माइनस ए बी में से किसी का भी घटा लो आप, बी सी, हमेशा छोटा आएगा, हमेशा छोटा आएगा तीसरी भुजा से यानी ए सी से। वैसे ही आपने ए बी और बी सी का अंतर लिया, बी सी और ए सी का अंतर ले लो आप। बी सी और ए सी को जब आप अंतर लोगे तो ये हमेशा छोटा आएगा, ये छोटे का साइन है, जिसकी तरफ ओपन रहता है वो बड़ा रहता है। इससे ए बी से, ए बी से। वैसा ही आप तीसरा ए बी बी सी ले लिया, अब आप ए बी के साथ आप ए सी को ले लो, ए बी और ए सी का अंतर ले लो, ये भी हमेशा छोटा आएगा, छोटा आएगा, किससे छोटा आएगा? बी सी से, हमेशा बी सी से। ये याद रखना, ये प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें हम बाय एग्जाम्पल समझते हैं, इन्हें हम एग्जाम्पल समझते हैं। कैसे समझ पाएंगे? यहाँ देखो, एक त्रिभुज बनाया हमने 3 सेंटीमीटर, चलो एक अलग त्रिभुज बना लो। एक हम 3 4 5 का बना लेते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें, किन्हीं भी दो भुजाओं को लें, अभी योग वाले में चल रहे हैं। 3 और 4 का योग लेंगे तो आप 7 है, मतलब दो भुजाओं का योग है ना, जो अगली भुजा से तो हमेशा बड़ा आएगा। देखो 7 बड़ा आ रहा है। आप इन दो को ले लो, 5 और 4 कितना? 9। बड़ा आएगा ना तीसरी वाली भुजा बची उससे। वैसे ही आप इन दो को ले लो, 5 और 3 का योग 8 आएगा, हमेशा बड़ा रहेगा किससे? अकेली भुजा 4 से। वैसे ही अंतर ले लो आप, तो अंतर ले लो, 3 और 4 का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा, हमेशा छोटा रहेगा तीसरी भुजा से। अब इन दो का अंतर ले लो, 4 और 5 का अंतर कितना? 1 आएगा, हमेशा छोटा रहेगा किससे? तीसरी भुजा से। वैसे ही आप अब इन दोनों का अंतर ले लो, 5 और 3 का अंतर लोगे आप, 2, छोटा रहेगा किससे? इस भुजा से, तीसरी वाली भुजा से। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होंगी। अब हम प्रश्नों को करेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे। अब ये इस प्रश्न का उत्तर आप खुद ब खुद दे सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि या कोई चैलेंजेस आपको आए इस वाले का। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? कौन सी एक सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? अभी हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था सास के बारे में, हमने पढ़ा सास के बारे में, सास से हमने आस लगाई, सास से हमने आस लगाई, ठीक। और आपको साइड 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 का याद ही था, और असा भी आपको पता था। कुछ नहीं करा, इस बड़ा आ को हम यहाँ ले गए थे, आ, ये बड़ा डंडा को इसके पीछे ले गए, हमने सास से आस लगाई और असा कर दिया, सा कर दिया था। और बाकी का साइड 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 यूनिक थे, ये याद ही थे, और आर एच एस ये भी यूनिक थे, याद ही थे हमें। क्लियर है? 4 मुख्य क्राइटेरियन थे। देखो सास हमने पढ़ा, ये तो होता है, ये तो क्राइटेरिया है। एंगल साइड एंगल, असा, हमने असा के बारे में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा था। हमने क्या इसके बारे में पढ़ा? चलो हमें याद नहीं आ रहा, देख लेंगे, ये तो हमने पढ़ा था। साइड साइड साइड, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो कौन सी एक कसौटी नहीं है? तो ये वाला आ जाएगा। ये हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, कुछ दिमाग में कुछ चल ही नहीं पा रहा इसको देख के, क्या बोलूं, सा सा क्या बोलूं, मतलब समझ ही नहीं आ पा रहा। तो ये है कौन सी कसौटी नहीं है। बाकी तो ये तीनों कसौटी हैं सर्वांग समता के लिए, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ लिख लो सास, सास, आस, और इसी को हम असा कहते हैं, ये असा को हम आस कहते हैं, और ये साइड 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 है ही, बाकी आपका है ही। ठीक, इन्हीं को हम और सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया, आंसर अगला वाला। ये आपको सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे ये पीडीएफ जो लिखित रूप में डेटा यहाँ सेव होगा, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा।
एप्लीकेशन में जाइए वर्ग 3 मेंस वाले में, वहाँ अभी तक जो क्लासेस हुई हैं उनकी पीडीएफ अपलोड है, और यदि किसी नहीं हुई होगी तो वो भी अपलोड कर देंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो दो चीज और समझ लो, सर्वांग समता, सर्वांग समता, समरूपता, समरूपता। सर्वांग समता का चिन्ह होता है इक्वल का साइन, उसके ऊपर साइन सांप, ये वाला सांप है, ऐसा वाला कुछ ज्यादा ही कर लिया हमने, ऊपर नीचे ये वाला, और ऊपर नीचे ये वाला समरूपता का होता है। एक सर्वांग समता में आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला साइन। अब इसमें बोल रहे हैं कि कौन सर्वांगसम होगा, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वांगसम बताने के लिए हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, बाय ऑप्शन भी जा सकते हो आप, बाय ऑप्शन भी जा सकते हो। कैसे? ए बी के बराबर में क्यू आर है, देखो यहाँ पे ए बी है, इसके साथ ही क्यू आर होना था, लेकिन यहाँ पे ए बी जहाँ है वहां पी क्यू नजर आ गया, तो ये तो होगा नहीं। चलो और भी चेक कर लो, मान लो एक से डाउट है तो। अब बीसी देखो आप, बीसी दूसरे और तीसरे नंबर पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे आप बीसी के सामने क्या है, पी आर, पी आर देखो नहीं मिल रहा है ना, क्यू आर मिल गया। मतलब जो मतलब रेस्पेक्ट में जो चीज की बात कही जा रही है, जिस साइड एंगल की बात कही जा रही है, वो उसी स्थान पे मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर नहीं है। अगला वाला चेक करते हैं। अब ए बी को चेक करो आप, ए बी मिल गया, ए बी के बराबर में क्यू आर था, क्या मिल गया, क्यू आर। हाँ आगे पीछे यहाँ चलेगा दो में। भाई मैं आपसे कहूं, एक त्रिभुज हमने बनाया, एक त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी, आप यहाँ पे साइड ए बी लिखो या फिर आप साइड बी ए लिखो, क्या इसका मतलब एक ही है ना, बिल्कुल एक ही है। तो हमें ये मिल गया, बी ए और आर क्यू या क्यू आर एक ही जगह मिल गए, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बीसी वाली चेक कर लीजिए, बीसी हमें कहाँ मिल रहा है, शुरू के दो में मिल गया, तो पी आर हमें शुरू के दो में मिल गया, हाँ तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी वाली कंडीशन चेक करते हैं, तीसरी वाली कंडीशन में सी ए, मतलब यहाँ और ये वाला सी ए, तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू है ना, हाँ ये पी क्यू है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इक्वल मिल गए हमें, बराबर इक्वल मिल गए, एंगल जो था वो वहीं पर है। ठीक है, हम इसको डायग्राम को चाहे तो डायग्राम बनाकर भी कर सकते थे, डायग्राम बनाकर भी पॉसिबल था। जैसे आपने बना लिया ए बी सी, आपने बना लिया ए बी सी, ए बी सी। अब एक और आपको त्रिभुज बनाना है, चेक कंडीशन के थ्रू बनाना है, लेकिन अब आपको कंडीशन के थ्रू ए बी के बराबर में आपको क्यू आर लेना पड़ेगा, क्यू और आर ये लेना पड़ेगा। देखो ए बी तो क्यू आर यहाँ लेना पड़ेगा। अब बी सी जहाँ होगा वहां पी आर लेना पड़ेगा, मतलब पी आर, बी सी यहाँ है तो आपका पी आर यहाँ लेना पड़ेगा। अब क्या है, ए सी या सी ए, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू लेना पड़ेगा, ये तीसरी साइड भी इक्वल। क्लियर है? तो ये आपका हो गया है। तो सी बी ए जो जहां है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में कौन है, देखो एंगल ए के रेस्पेक्ट में कौन है, क्यू है, क्यू है। एंगल बी के रेस्पेक्ट में कौन है, आर है, बी के में आर है। सी के में कौन है, सी के में पी है, सी के में पी है। ठीक, ये चाहते तो हम इसको पलट जाता है, कई बार ही उलट जाओ, घुमा दो इसको, तब भी वही रहेगा, कंपेयर कर रहे हैं तो वही निकल के आ पा रहा है। अब इस वाले को चेक कर लेते हैं ताकि और डाउट क्लियर हो। बी ए जैसे ए बी है, ए बी के साथ क्यू आर है, ए बी के साथ आर पी आ गया, देखिए गलत चला गया ना, आर पी आ गया, आर पी आ गया, ये पॉसिबल ही नहीं है फिर तो, ये भी नहीं था। अब पी क्यू है, चलो यहाँ से पी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू के साथ कौन था, सी ए था, पी क्यू मतलब शुरू के दो, यहाँ पे शुरू के दो में तो बी सी आ गया, पी क्यू के बराबर सी ए है, लेकिन यहाँ पर तो पी क्यू के बराबर बी सी है, तो ये बराबर नहीं हो पा रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं, एक प्रॉपर्टी पर आधारित है, ये प्रॉपर्टी पर आधारित है, गुणधर्म पर आधारित है, जो हमने पढ़ा हुआ था। दो भुजाएं जब बराबर हो, जैसे ये थोड़ा सा सही बनाते हैं इसको, ए बी और ये सी। क्लियर है? अब बोला है कि ए बी और ए सी तो बराबर है, और जो एंगल वी है
50 डिग्री का दिया हुआ है, एंगल सी का मान बताना है। आप चाहते तो बिना डायग्राम के भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, आसानी से हो जाता, लेकिन हम चलिए कर लेते हैं। 50 डिग्री ए है, आपको पता है ए बी और ए सी बराबर हैं, और ए सी के सामने 50 डिग्री है, तो ए बी के सामने भी ये भी कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का होगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक और तरीका देखो, इस तरीके से नहीं करते, तो आप थोड़ा दिमाग लगाते। ए बी के सामने बताइए कौन क्या बचना चाहिए? जैसे ए बी बराबर, आपको ए बी बराबर क्या दिया है? ए सी दिया है। मैं आपसे कभी भी पूछूं कि ए बी के बराबर सामने कौन सा एंगल होगा, आप बोल दोगे तीसरी भुजा बच रही है वही होगी, यानी एंगल सी। एंगल सी। एसी के सामने कौन सा कोण होगा? आप कहोगे एसी तो उसमें आ गया साइड में, तो उसके सामने क्या बचेगा? बी बचेगा। क्या बचेगा? एंगल बी बचेगा। ए बी के सामने कौन? एंगल सी, और एसी के सामने एंगल बी आ गया। एंगल बी का मान आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी का मान आप आसानी से बता ही सकते हो, 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपने आसानी से कर लिया। मन ही मन में कर लो, ए बी के सामने क्या होगा? सी होगा। ए सी के सामने कौन होगा? बी होगा। आपको एंगल बी का मान 50 डिग्री दिया है, तो सी का मान भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। हमने उस बिना प्रॉपर्टी के भी इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, क्लियर है? हो गया ये वाला। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, बिना डायग्राम के, बिना कुछ की। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि बेसिक भी समझ आए। ये हमने बना लिया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी बना लिया। अब इसमें हमें क्या क्या बराबर दिया हुआ है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें बराबर दिया हुआ है बी सी, ये रहा बी सी, और ए बी बराबर दिया हुआ है, और एंगल बी का मान भी दे दिया 80 डिग्री। एंगल बी का मान भी 80 डिग्री। एंगल ए का मान बताना है। अब आप सभी भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये वाला, ये वाला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ, सम, सम कितना होता है? हम लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल बी का मान तो मिल गया, एंगल ए प्लस 80 प्लस एंगल सी बराबर 180। अब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 100 डिग्री बचेगा, क्योंकि इसको हम माइनस इस तरफ लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा। अब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 100 डिग्री आ गया। लेकिन आप खुद भली भांति जानते हैं, एंगल ए और एंगल सी यदि दोनों मिलकर 100 डिग्री बन रहा है, तो दो आधा आधा कर दो। क्यों आधा आधा कर दो? क्योंकि ए बी के सामने एंगल सी है और बी सी के सामने एंगल ए है। हमने पढ़ा था, जो बराबर भुजाएं होती हैं, इक्वल साइड्स होती हैं, बराबर भुजाओं के जो सामने वाले कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे सिंस, सिंस गिवन है, गिवन लिखो, दिया है, दिया है, क्या दिया है हमें यहाँ पे? दिया हुआ है ए बी बराबर, ए बी बराबर बी सी हमें दिया हुआ है, तो ए बी के सामने कौन हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा, और बी सी के सामने एंगल ए हो जाएगा। तो आपस में ये भी बराबर होंगे। आप किसी भी एक का मान रख दो, आप किसी भी एक का मान रख दो। सिंस, सिंस एंगल ए बराबर एंगल सी है, हमें पता है। अब यहाँ पे किसी का भी मान रख दो आप, एंगल ए प्लस एंगल ए कर लो, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं, बराबर 100 डिग्री। यहाँ से 2 एंगल ए हो जाएगा, बराबर में 100। एंगल ए का मान आ जाएगा कितना? 50 डिग्री। एंगल ए का मान यदि 50 डिग्री, तो एंगल सी का मान भी 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, 50 डिग्री। इसको सॉल्व भी नहीं करना था, आप मन में कर सकते थे। अब मन में करने का इसका तरीका एक ही है, देखो मैं बताता हूँ। आपको पता है एंगल बी और एंगल, मतलब बी सी बराबर ए सी है, यदि 180 डिग्री है, तो हम समझ गए कि ए और सी का योग, एंगल ए और एंगल सी का योग कहीं ना कहीं 100 डिग्री होगा, तभी तो 180 बन पाएगा। यदि 100 डिग्री है, केवल एंगल ए का मान बताना, जो कि आपस में बराबर होंगे, इसकी वजह से यहाँ पे एंगल ए बचेगा, यहाँ पे एंगल ए बी के सामने कौन सा एंगल होता है? सी, ये भी बराबर। तो यहाँ से आपका एक एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 50 डिग्री का आ जाएगा। क्लियर? बिना पेन चलाए, बिना डायग्राम के इसको सॉल्व किया जा सकता था, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपकी परीक्षा में। क्लियर है? आगे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। त्रिभुज पी क्यू आर में दो
कोण आपको बराबर दिए हैं और साइड आपको दी गई है, पी क्यू की लंबाई बताना है। डायग्राम के भी कर सकते हैं, बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। पहले आपको मैं डायग्राम के करवा के बताऊंगा। ये डायग्राम बना लेते हैं हम, पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अब हमसे क्या कहा है, एंगल आर और एंगल पी बराबर है। एंगल आर ये रहा और एंगल पी ये रहा, ये आपस में बराबर है। मैं एक एक कर दे रहा हूँ, मतलब ये बराबर है, सेम टू सेम, सेम सेम है। यदि ये x है तो ये भी x है, यदि ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा। ठीक। अब बोल रहे हैं कि क्यू आर 4 है। क्यू आर कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है? 4 सेंटीमीटर। पी आर कितना है? पी आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तब पी क्यू की लंबाई बताना है। इस पी क्यू की लंबाई बताना है, ये कितने सेंटीमीटर का होगा। अब आप खुद मुझे बताइए, इसके सामने वाली भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो इसके सामने वाली भुजा कितने डिग्री की होगी? 4 की होगी या नहीं? आप कहेंगे 4 की होगी, लेकिन क्यों? तो आप खुद रीजन देंगे कि एंगल पी और एंगल आर, एंगल पी बराबर एंगल आर दिया हुआ है, और एंगल पी और एंगल आर जब दो कोण बराबर हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, गुणधर्म में पढ़ा था, दो जो कोण आपस में बराबर हैं उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। एंगल पी के सामने की भुजा कौन है? क्यू आर। कौन है? क्यू आर। ये एल जैसा लग रहा है, ये एंगल का साइन है, ये एंगल का साइन है, क्यू आर। और एंगल आर के सामने कौन सी भुजा? पी क्यू। कौन सी है? पी क्यू। क्लियर है? तो क्यू आर का मान तो हमें दिया था 4 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान हमें पता करना है, पी क्यू का आप पी क्यू रहने दो, तो आसानी से आपने बता दिया 4 सेंटीमीटर। अब आप इसे बिना डायग्राम के मन ही मन में कैसे सॉल्व कर सकते थे, उसको देखो आप। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको दिख गया एंगल आर, पी क्यू आर की बात, एंगल आर है, तीन भुजाएं थी, एंगल आर है तो एक भुजा तो पी क्यू आ जाएगी। एंगल पी के सामने, एंगल पी के सामने बताइए, पी को हटा दो, पी को हटा दो, कौन सी भुजा बचेगी? क्यू आर बचेगी, क्यू आर बचेगी। जब आपको क्यू आर 4 दे दी गई है तो पी क्यू कितनी होगी? 4 होगी। आसानी से हम यहाँ से बता सकते थे। क्लियर है? तो पी क्यू का मान कितना आ जाता? 4 आ जाता, 4 सेंटीमीटर आ जाता। सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हम प्रयास करेंगे कि और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस है एनसीईआरटी आधारित कंसेप्ट क्लियर करना, उन आधारित प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना। यदि यह चीज़ आपकी हो जाएंगी, इसके बाद आप विश्वास करिए बहुत अच्छा कर पाएंगे आप मुख्य परीक्षा में। क्लियर है? एक सेकंड रुकिएगा। देखिएगा, आगे चलते हैं अगले वाले पे। इसे आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन से शायद डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे, सक्सेस क्लासेस ऐप पर। ठीक, ऐप पर। ठीक, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। थोड़ा सा आप खुद सोचिए, वीडियो को पॉज करके या थोड़ा सा रोक करके इसको समझना पड़ेगा, अदरवाइज इसका आंसर आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक कर देंगे और उनसे नहीं बनेगा। ठीक, मैं पानी पी लेता हूँ जब तक आप कीजिए। डी एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एडी कोण बीएसी को समद्विभाजित करता है, तब D is a point on the side BC of a triangle ABC such that AD bisects angle BAC. Then कौन सी शर्त होगी? पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेते हैं। ये बन गया प्यारा सा त्रिभुज जिसकी बात प्रश्न में करी गई है।
क्या नाम इस प्यारे से त्रिभुज का? ए बी सी। क्लियर है? अब बोल रहे हैं कि डी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है। मतलब जो डी है ना, डी एक बिंदु है यहाँ पे बीसी पर। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि कहाँ पर है एग्जैक्टली ये, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या फिर यहाँ पर है। हमने बना दिया कि भैया बीसी पर है, तो हमने बना दिया इस प्रकार स्थित है। अब बोला कि एडी कोण बीएसी को समद्विभाजित करता है। तो एडी है ना, एडी, ये एडी भुजा, एडी, ये जो बीएसी कोण बन रहा है, ये पूरा वाला जो कोण बन रहा है ना, पूरा वाला कोण, इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में कट करता है। यानी ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। मान लो ये यदि 100 डिग्री होता, पूरा पूरा 100 डिग्री होता, तो इस तरफ का 50 बचता, इस तरफ का 50 बचता। यही बात इसमें करी गई है, यही बात करी गई है कि इस एडी भुजा ने क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया इस वाले को और इस वाले को। यानी ये और ये आपस में अब बराबर हो गए हैं, आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। तो हमें इनमें से कौन सी कंडीशन हो रही है वो हमें बताना है। इसमें सबसे पहले एडी ने क्या करा, बीएसी को समद्विभाजित कर दिया। क्लियर है? हम नाम दे देते हैं जो भी हमें कोण मिल गए। आप चाहो तो इसको एक नाम दे दो, इसको आप दो नाम दे दो। इसमें कंफ्यूजन होगा, आप एक काम करो, जो नाम है हम वही नाम दे देते हैं। अब हमें पता है कि एडी ने क्या करा, एडी ने एडी ने बाइसेक्ट कर दिया बीएसी को। ठीक, जब इस एडी भुजा बीएसी को बाइसेक्ट कर देगी तो जो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? तो एंगल एक नाम दे दो, एंगल दो नाम दे दो। एंगल जो एक है ना, वो बराबर हो जाएगा एंगल दो के, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम त्रिभुज एडीसी ले लेते हैं, ए डी और सी। एक सेकंड, इसको मैं चार्ज में लगा लेता हूं। जब तक आप इसमें दिमाग लगाइए, कितना आप दिमाग लगा सकते। अच्छा प्रश्न है, चैलेंजिंग प्रश्न है, एनसीईआरटी लेवल का है। ठीक है, एंगल और एंगल दो बराबर क्यों होगा, क्योंकि एडी ने इस बीएसी को दो बराबर भागों में कट कर दिया था। क्लियर है? अब हम त्रिभुज एडीसी ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। आप मुझे केवल हम ए डी और सी की बात करें तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जो ए डी बी का मान है, ए डी बी का मान है, ये जो वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, आप चाहो तो नाम दे दो, और ये एक इसको नाम दे दो, ये 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो, आवश्यकता पड़े 5-6 नाम दे दो आप। ठीक, तो यहाँ से मुझे बताइए, जो एंगल जो 3 का मान है, ये जो 3 का मान है, एंगल जो 3 है, एंगल 3 है, एडीबी जो है, सॉरी एंगल 3 नहीं, ये वाला एंगल 2 और 3 का योग कितना होगा, एंगल 4 होगा। यानी एंगल 4 का जो मान है, एंगल 4 का मान एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। यदि एक त्रिभुज है, प्रॉपर्टी बता रहे त्रिभुज है, यदि एक भुजा को हम बढ़ा दें, एक भुजा को बढ़ा दें, ये मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, तो जो बाहर बनने वाला जो कोण रहता है, वो अंदर की दो भुजाओं के योग के बराबर रहता है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एंगल 1 का मान जो होगा वो एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, बहिष्कोण गुणधर्म आप इसे कह सकते हो, त्रिभुज का बहिष्कोण गुणधर्म। क्लियर है? तो एंगल जो 4 का मान है, एंगल 2 और एंगल 3 के योग के बराबर रहेगा। यदि ऐसा है तो आप मुझे बताओ, जो एंगल 4 है वो बड़ा होगा कि नहीं एंगल 2 से, वो एंगल 2 से बड़ा होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल बड़ा होगा। बड़ा होने का कारण ये है कि एंगल 4 जो है ना, इन दोनों के योग के बराबर निकल रहा है, यानी एक कोण से तो बड़ा ही रहेगा, एक कोण से तो बड़ा, ये साइन इस तरफ आएगा, एंगल 4 का मान तो 2 से तो बड़ा रहेगा, क्योंकि 2 और 3 के बराबर था, केवल अकेले से तो ये बड़ा रहेगा, मतलब एंगल 4 का मान बड़ा रहेगा। यदि यह चीज अपनी क्लियर हो गई तो एंगल 4 बड़ा है। अब एंगल 4, एंगल 2 का मान अपन एंगल 1 लिख सकते हैं क्या यहाँ से? बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर थे आपस में। तो यहाँ पे एंगल 4 के सामने की भुजा बताओ मुझे, एंग ए बी है, कौन सी भुजा है? ए बी है, बड़ा।
एंगल 1 के सामने की भुजा बताओ, एंगल 1 की सामने की भुजा आपकी बीडी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बीडी आ जाएगी। तो ए बी बड़ा हो जाएगा बीडी से, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको बीडी तक काम करना क्यों पड़ा? आप चाहते तो कि आप बोलते कि एंगल 4 का मान रख दो, एंगल 4 के सामने की भुजा ए बी है, एंगल 2 के सामने की भुजा हम क्या लिख सकते थे? हम यहाँ पे एंगल 2 के सामने की भुजा हम डीसी लिख सकते थे, हम डीसी लिख सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। लेकिन डीसी से तो बड़ा कुछ बोला ही नहीं गया। यदि यहाँ पे डीसी होता तब भी चल जाता, तब भी चल जाता। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन बीसी के साथ हो रहा है। एक चीज तो यहाँ से आप समझ गए, बीडी की बात करें, बीडी और डीसी तो बराबर निकल के नहीं आ पाया, अपने सॉल्व करके देख लिया। तो यही कंडीशन यहाँ से फुलफिल हो रही है। क्लियर है? ये वाला हो जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2। आप चाहते तो पूरा पूरा नाम भी दे सकते थे, मैंने नामकरण कर दिया। एक और बार समझो आप। कैसे समझेंगे? ए बी सी एक त्रिभुज था, बीसी पर एक बिंदु डी लिया। अब क्या हुआ? बी ए सी नाम के इस बड़े वाले कोण को ए डी ने समद्विभाजित कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। इट मींस एंगल 1 का मान एंगल 2 के बराबर हो गया। त्रिभुज एडीसी ले लिया, एडीसी ले लिया। एडीसी में हम सभी जानते हैं जो एडीसी का बाह्य कोण है, ये वाला एंगल 4 है। ये जो एंगल 4 जो बाह्य कोण है, ये एंगल 2 और 3 के योग के बराबर होगा। एंगल 4 का मान एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर होगा। हम जानते हैं कि एंगल 4 का मान इन दोनों के योग के बराबर है, यानी अकेले कोण से तो बड़ा ही होगा एंगल 4। एंगल 4 का मान इस एंगल 2 से तो बड़ा ही होगा। और एंगल 2 का मान हमें पता है कि एंगल 2 का मान एंगल 1 है, यानी एंगल 4 बड़ा हो जाएगा एंगल 1 से। और एंगल 4 की के सामने की भुजा, एंगल 4 के सामने की भुजा ए बी है, और एंगल 1 के सामने की भुजा, एंगल 1 के सामने की भुजा बी डी है। तो ए बी बड़ा हो जाएगा बी डी से। ये अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। ये अच्छा प्रश्न था, इसलिए थोड़ा समझना अच्छे से ज्यादा जरूरी था। क्लियर है? अगले वाले प्रश्न को देखेंगे। अब आप आसानी से कर पाओगे इनको। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बता पाओगे। सर्वांग सम दे दिया। ये साइन किसका? सर्वांग सम का, कॉन्ग्रुएंसी का है, कॉन्ग्रुएंट है ये ट्रायंगल। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है, सर्वांग सम है त्रिभुज एफ डी ई के। ए बी का मान 5 है, एंगल बी का मान 40 है, एंगल ए का मान 80 है। तो यहां से आसानी से बता सकते हो आप। देखिए, ए बी यदि 5 सेंटीमीटर है, एफ डी कितना होगा? एफ डी देखो, मैं यही कर देता हूं। ए बी के सामने, ए बी के सामने कौन सी भुजा होगी? एफ डी होगी। एफ डी होगी, तो एफ डी का मान भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं। वैसे एंगल बी का मान 40 है, एंगल बी का मान 40 है, एंगल बी के संगत कौन है? साथ कौन है? डी है। एंगल डी का मान कितना हो जाएगा? एंगल डी का मान भी 40 हो जाएगा। एंगल डी से तो कोई लेना देना नहीं अभी। अब एंगल ए का मान आपको 80 दिया है। एंगल ए का मान, यानी इस वाले कोण का मान 80 दिया है। एंगल एफ का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से एंगल ए के सामने एफ है, संगत एफ है, तो इसका मान भी 80 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम चेक कर लेते हैं डी 5 सेंटीमीटर। डी की तो कोई जिक्र ही नहीं हो रही, डी तो हमें दिया ही नहीं है। डी कब निकलेगा? डी तब निकलेगा जब हमें बीसी दिया होता, बीसी हमें दिया नहीं है। तो ये डी वाले तो हटा दो कि 5 सेंटीमीटर होगा, डी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। बीसी के बारे में जिक्र होता तो हम डी को बता पाते। तो ऑप्शन सी और डी तो हट गए। खेल खत्म, खेल खत्म हो गया इनका। क्लियर है? खेल खत्म। अब देखो यहाँ पे, अब इनमें काम चलेगा। डीएफ चेक करो, डीएफ हो या एफ डी, बात तो एक ही। 5 सेंटीमीटर मतलब ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों चेक हो, डीएफ डीएफ 5-5 सेंटीमीटर, लेकिन एफ 60 होगा कि ई 60 होगा, ये चेक करना है हमें। अब मैं आपसे कहूं एंगल डी का मान, आपको त्रिभुज दिया है एफ डी ई, आपको डी का मान मैं 40 दे दूं, एफ का मान मैं 80 दे दूं, सॉरी, डी का मान मैं 40 दे दूं और एफ का मान मैं आपको 80 दे दूं, तो एंगल ई का मान निकलेगा कि नहीं आपका? एंगल ई का मान, पहली बात तो आपको दिख गया होगा, एंगल एफ का मान 80 डिग्री है, एंगल एफ का मान 60 डिग्री दिया, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी आप टिक कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी आप आसानी से टिक कर सकते थे। लेकिन हम फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हमें इस त्रिभुज में एफ डी ई में, एफ डी ई में एफ का मान दे दिया, एफ का मान 80 दे दिया, डी का मान हमें 40 दे दिया, ई का मान बताना है।
80 और 40, 180 में से इन दोनों के योग को घटा दो, 120, 120 में से 80 जाएगा, 60 बचेगा। तो एंगल ई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ई का मान हमें 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? आसानी से हमने इसको कवर कर लिया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एंगल एफ प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री होगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप किस किस का मान रख सकते हो? एंगल डी का मान 40 रख सकते हो, प्लस एंगल ई का तो हमें बताना ही है, और एंगल एफ का मान 80 डिग्री लिख सकते हो, 80 डिग्री लिख सकते हो, और बराबर में आपका 180 डिग्री। एंगल ई का मान यहाँ से आप आसानी से निकाल लोगे, 180 में से आप 120 को घटाओगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल ई का मान आपका 60 डिग्री केवल और केवल इसमें दिया है, इसमें दिया है। हालांकि दिया इसमें भी, लेकिन ये वाला डी वाला तो अपना हट गया था। क्लियर है? आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। एंगल ई का मान भी अपना 60 डिग्री आ गया। अगले वाले प्रश्न को करेंगे। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। योग और अंतर वाला कंसेप्ट लगेगा। आप सभी को पता है त्रिभुज क्या क्या पॉसिबल है। मैं यदि दोनों को जोड़ दूं, मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 5 प्लस 1.5 को, और इनका अंतर ले लूं, 5 में से 1.5 घटा दूं, तो ये तो 6.5 बना, और ये बना 3.5, 3.5। यानी 3.5 से तो भुजा बड़ी होगी और 6.5 से छोटी होगी। मतलब जो तीसरी भुजा की जो लंबाई होगी, दो भुजाओं के योग से छोटी होती है और दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। तो इनका अंतर ले लो आप, इनका अंतर निकल के आया 3.5, तो 3.5 से बड़ी होगी। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? 3.5 से बड़ी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन 3.4 आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर आ गया। क्लियर है? सिंपल सा कंसेप्ट था। यदि इसको और घुमाना चाहते वो आपको एक ऑप्शन देते 7 दशमलव मान लो 5 दे दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 6.5 से बड़ा आ गया। यदि आपको वो ये देते 6.6 दे देते, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके योग से ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। क्लियर है? मतलब तीसरी भुजा का जो योग है, दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा, उनके योग से छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? जैसे मान लो ये तीसरी भुजा में ले रहा हूं, ये बड़ी होगी इससे, लेकिन छोटी होगी इससे, ये छोटी होगी इससे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो तीसरी भुजा है, दो भुजाओं के योग से तो हमेशा छोटी होगी, और दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि आर बड़ा है एंगल क्यू से, तो ये तो मैंने आपको अच्छे से बताया, एंगल आर इज ग्रेटर देन टू एंगल क्यू। सीधा सीधा मान रख दो। एंगल आर के सामने त्रिभुज बिना बनाए, बिना त्रिभुज बनाए, आप चाहो तो चलो त्रिभुज बना लो, आपके लिए बना लो, लेकिन बिना उसके करते हैं पहले। एंगल आर के सामने आपको पता है क्या होगा? आर को हटाओ, पी और क्यू बचा, पी क्यू भुजा होगी, और बड़ी होगी ये, क्योंकि बड़ा कोण है, बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी रखनी पड़ेगी। ठीक, और एंगल क्यू के सामने एंगल क्यू हटा के पी आर बचा, पी आर से बड़ी होगी। तो देख लो भाई, पी क्यू बड़ा है पी आर से। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। क्लियर? आप चाहे थे तो डायग्राम बना के भी तो कर सकते थे। आप ऐसे डायग्राम बनाते, क्या डायग्राम है? पी क्यू आर डायग्राम बनता। आप कहते कि भैया एंगल आर का मान जो बड़ा है किससे? एंगल क्यू से बड़ा है। एंगल आर का मान बड़ा है, एंगल आर के सामने की भुजा मतलब पी क्यू भी बड़ी होगी। क्या होगी? पी क्यू, यहाँ पे लिखते आप, एंगल आर का मान बड़ा है एंगल क्यू से, वही चीज। तो एंगल आर के सामने जो भुजा होगी वो भी बड़ी होगी, मतलब पी क्यू बड़ी होगी। जिस तरफ ये मुंह ओपन रहता है वो बड़ा बड़ा होता है, इस तरफ का बड़ा। मैं यदि लिखूं 5 बड़ा है 2 से, तो बड़ा कौन है? जिस तरफ ये मुंह खोला हुआ है। मैं यहाँ पे लिख दूं 10, और मैं यहाँ पे लिख दूं 5, तो आप सिंबल कैसा लगाएंगे? आप ऐसा सिंबल लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है, जिस तरफ बड़ा उस तरफ बड़ा। यदि आपको आपको ऐसा यदि ऐसा करोगे आप, तो ये वाला आ जाएगा। यदि आपको ऐसा दिया हुआ है, इस प्रकार का सिंबल है, तो इस तरफ बड़ी वैल्यू, इस तरफ फिर छोटी वैल्यू, जिस तरफ ओपन उस तरफ का मान बड़ा। ठीक है? एंगल आर बड़ा है तो एंगल आर, एंगल क्यू के सामने कौन सी भुजा है? पी आर, तो यहाँ पे पी आर।
क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुजों ABC और PQR में AB बराबर AC, एंगल C बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q है। ये दोनों त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों के बारे में आपको जानकारी देनी है कि ये कैसे हैं। आप दो त्रिभुज बना लीजिए, दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज था ABC, ABC, और एक और त्रिभुज दिया है हमें PQR, बना लेते हैं। PQR, इन्होंने हमें दिया है AB बराबर क्या दे दिया, AC। ए बी है और ये ए सी दोनों आपस में बराबर हैं। ए बी बराबर हमें ए सी दिया हुआ है। तो यहाँ से यदि ए बी बराबर ए सी है और कोण भी दिए गए हैं, हमें कोण भी दिए गए हैं, एंड एंड एंगल सी बराबर एंगल पी है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। जब ए बी और ए सी बराबर हैं तो ए बी के सामने की भुजा कौन हो जाएगी, एंगल सी, और ए सी के सामने की भुजा एंगल बी, एंगल बी। तो मुझे बताइए, ये आपस में भुजाएं बराबर है, इनके सामने वाले कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। ए बी के सामने सी, ए सी के सामने बी रहेगा। मतलब ए बी में जो नहीं है, ए बी सी में जो नहीं है वो यहाँ ले लो, ए बी सी में ए सी यहाँ है तो बी यहाँ ले लो। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब एंगल सी और बी बराबर है, मतलब एंगल सी और एंगल जब बी बराबर हैं तो इनके लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर हैं तो इनके राइट हैंड साइड बराबर होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो आप यहाँ से कहोगे एंगल P बराबर एंगल Q आ जाएगा। यहाँ से एंगल P बराबर एंगल P बराबर एंगल Q आ जाएगा, मतलब P और Q बराबर। ये तो हमें दिख रहा है, दो साइड बराबर दिख गई। अब इसमें मुझे बताओ, इसके सामने की भुजा ये वाली होगी और इस P के सामने की भुजा QR होगी। तो जो PR है और जो QR है, इस वाले PQR में भी दो भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई। इस ABC नाम के में भी दो भुजाएं बराबर हमें दी हुई थी। एक चीज आप समझ गए समद्विबाहु के बारे में कि ये तो हो गई नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज तो है ये अपने, क्या है, अभी तक हमें पता चल गया कि त्रिभुज समद्विबाहु हैं। समद्विबाहु आइसोसेलेस हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब सर्वांग सम के बारे में बताना है, सर्वांग सम है या नहीं है ये हमें बताना है। अब एक चीज हम समझ गए, सर्वांग सम के बारे में हम यहाँ से कुछ रिलेशन नहीं लगा पा रहे। सर्वांग सम की जो कंडीशन होती है ना, एक कंडीशन होती है साइड साइड साइड, तो यहाँ पे तीनों साइड का कंपैरिजन नहीं हो पा रहा। इसका कंपैरिजन अपने आप से हो पाया, इनका कंपैरिजन अपने आप से। उन्होंने ये नहीं बोला कि ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, बी सी बराबर हो गया क्यू आर के, ए सी बराबर हो गया पी आर के, नहीं, ये नहीं बोला। तो ये रिलेशन भी काम नहीं आ रहा। साइड एंगल का तो कोई जिक्र ही हमें नजर नहीं आ रहा कि दूसरे से कोई कंपैरिजन करना हो। ठीक, मान लो ये साइड है, ये वाला एंगल का कोई जिक्र नहीं करा। ठीक, साइड साइड देख रहे हैं, बीच के एंगल का कोई जिक्र नहीं करा। वैसे ही आप आरएचएस तो आपका लगेगा नहीं। यानी सर्वांग सम के बारे में इन्होंने पूरी कंडीशन दी नहीं हमें। तो समद्विबाहु है परंतु सर्वांग सम नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओनली समद्विबाहु त्रिभुज, ओनली समद्विबाहु, सर्वांग सम नहीं है। कोई कंडीशन ही हमें नहीं मिल पाई यहाँ पे। क्लियर है? अब 11वें वाले क्वेश्चन को करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है आपको। अब यहाँ पे आपसे बोला है त्रिभुजों एबीसी और डीईएफ में ए बी बराबर एफ डी है, एंगल ए बराबर एंगल डी है। दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड अभिग्रहित से सर्वांगसम होंगे। अब साइड एंगल साइड के थ्रू ये सर्वांगसम है, तो कौन सी कंडीशन और इसमें लगेगी। मतलब एक पेयर आपको मिल गया साइड का, एंगल का मिल गया, मतलब और साइड की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के आंसर अपना आ पाएगा। तो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये प्यारा सा डायग्राम बन गया अपना, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। ए बी और ये सी, एक और त्रिभुज दिया है डी ई एफ, इसको भी बना लो। डी ई एफ,
हमें ए बी के बराबर में, ये जो ए बी के बराबर में एफ डी दिया है, हमें क्या दिया, एफ डी, ये वाला एफ डी दिया है, तो उस एफ डी को हम यहाँ रख लें तो और बेटर हो जाएगा। इस एफ डी को मतलब इसके रेस्पेक्ट में चलो आसानी हो जाएगी। ए बी के बराबर में एफ डी दिया है तो एफ को मैं यहाँ रख रहा हूँ, डी को मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि इसके बराबर में ये वाला दिया गया है। क्लियर है? और एंगल ए के बराबर में ये रहा एंगल ए, इस एंगल ए के बराबर में एंगल डी दिया है, ये रहा। मतलब साइड एंगल, साइड वाली प्रॉपर्टी लगाना है। साइड एंगल साइड, या तो ये वाली साइड, साइड एंगल साइड ये वाली साइड। आप आसानी से अब आंसर बता सकते हैं। आप साइड एंगल साइड में किस चीज को हम बराबर कर दें कि ये त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएं, सर्वांगसम होंगे। बताइए किस चीज को फुलफिल करना पड़ेगा हमें। साइड एंगल मिल गया, साइड एंगल मिल गया। अब साइड एंगल के बाद साइड लेना है, साइड एंगल के बाद साइड लेना है। लेकिन देखिए साइड एंगल साइड, यहाँ की तो हमें ये वाली साइड लेनी है, साइड एंगल साइड, और यहाँ की हमें ये वाली साइड लेनी है। ये क्या था, डी एफ, और ये ई होगा फिर। क्लियर है? तो मुझे बताइए AC है यहाँ पे, यहाँ AC है, तो यहाँ पे क्या है, DE। AC बराबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते थे, सिंस आपको गिवन था, क्या गिवन था, ट्रायंगल जो ABC है, जो ट्रायंगल ABC है वो सर्वांग सम है। सर्वांग सम है किसके, ट्रायंगल DFE के, DFE के। तभी तो AB बराबर DF हो पा रहा था, AB बराबर आपका DF या FD हो पा रहा था। क्लियर है? और आपको यहाँ पे दिया भी था, AB बराबर FD भी निकल के आ रहा था आपका। क्लियर है? और यहाँ से दो कोण आपको दिए भी थे, एंगल A बराबर एंगल D भी आपको दिया हुआ था। तो यहाँ से तीसरी प्रॉपर्टी में आपको नजर आ रहा है एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल, तो यहाँ से आपका AC बराबर आपका D निकल के आ जाता। क्लियर है? AC बराबर D आपका राइट आंसर हो गया। सिंपल से क्वेश्चन थे, इन सभी प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से कर लिया। इसे मैं सेव कर लूंगा ताकि आपको ये सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाए। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। ये वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज हैं। इस संडे को भी आपको रेडी रहना है PYQ के लिए। बहुत शानदार लेवल के मॉक का आयोजन हो रहा है, काफ़ी सारे अभ्यर्थी मॉक में भाग ले रहे हैं प्रत्येक संडे को। एक बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे अभ्यर्थी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, पूरा समय अपना दे रहे हैं तैयारी में। कैसे इनका सिलेक्शन नहीं होगा, निश्चित तौर पे इन सभी का सिलेक्शन होगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। एक अलग ही लेवल का बेनिफिट मिलेगा आपको हमारे मॉक लगाने से, बहुत गजब लेवल का आपको फायदा मिलेगा विस्तृत व्याख्या पढ़ने से। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की PYQ, 2022 के न्यू FLTs, 8000 से भी ज़्यादा MCQs मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्या के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।